देखिए, तो अब हम बात करेंगे क्या, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एटम होता है आइसोलेटेड जब होता है तो कंसेप्ट बता ही दिए थे हम आपको। अब क्या है कि जब वो नज़दीक आता है, तो नज़दीक आता है 2 से 3 एंगस्ट्रॉम का दूरी होता है एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, तो एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है भाई मेरे, इंटरेक्ट करता है। क्या करता है वो, इंटरेक्ट करता है। किस तरीके से इंटरेक्ट करता है वो आप देखिएगा। तो लिखेंगे कि व्हेन क्रिस्टल्स आर, क्या लिखेंगे, व्हेन क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, जब क्या होता है भाई, क्रिस्टल बनता है। जब क्या होता है आपका, क्रिस्टल बनता है। व्हेन क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड द एटम्स केम, द एटम्स कम, द एटम्स कम, क्या लिखेंगे, जो एटम होता है वो क्या होता है, द एटम्स कम क्लोज, द एटम्स कम क्लोज, एटम क्लोज आता है टू ईच अदर, एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। बता ही दिए 2 से 3 एंगस्ट्रॉम, कितना, 2 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम एक एटम से दूसरे एटम के बीच का दूरी होता है। तो क्या कहेंगे कि जब क्रिस्टल बनता है तो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आता है एंड इंटरैक्शन, एंड इंटरैक्शन बिटवीन द एटम्स, इंटरैक्शन बिटवीन द एटम्स, एटम्स टेक प्लेस, है ना, और इंटरैक्शन होता है। लाइक कैसे होता है, किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, तो एक एटम, है ना, लिखेंगे क्या, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, है ना, अनदर एटम, उसके साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। इस तरीके से इंटरैक्ट करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मतलब एक एटम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए बना दिए एक ऑर्बिट, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये दूसरा एटम बहुत नज़दीक आ गया भाई, एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब जनरली बाहरी ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है, अंदर वाला थोड़ा न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है ना, अंदर वाला न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, थोड़ा बाउंडेड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ये चूँकि बहुत कम दूरी है, मतलब समझ लीजिए कि इसके बीच का दूरी मान लीजिए 2 से 3 एंगस्ट्रॉम होगा, कितना होगा, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसी तरीके से ये भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, है ना। इस तरीके से इंटरेक्शन होता है, यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम, है ना, विथ न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, वो क्योंकि प्लस माइनस वाला है ना, तो उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, विथ न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ क्या करता है वो, इंटरेक्ट करता है। एक एटम का दूसरे एटम के साथ क्या करता है, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर ओवरलैपिंग भी होता है, या फिर क्या होता है आपका, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। आप कहिएगा ओवरलैपिंग कैसे होता है, तो देखिए बताते हैं। जनरली क्या होता है ना, जैसे आपको एग्जाम्पल में हम बताए सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर कहाँ से आता है, 4a ग्रुप से आता है ना। 4a ग्रुप पढ़ते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, यही सब होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी। तो यही जो होता है ना, यही आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। अभी हम आपको बताएं कि ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, तो भाई एलिमेंटल एससी मतलब सेमीकंडक्टर है, ये आपको बताए हम। तो ये जब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, आप सिलिकॉन का बात करिएगा, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, जैसे जर्मेनियम ले लीजिए आप, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। और आपको पता है ना, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन का। कोवैलेंट कैसे बनाता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 ही है, लेकिन 8 कैसे होता है, दूसरे के साथ शेयर करता है। तो बिल्कुल ना, ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट उसी तरीके का है। क्या होता है, कहीं कहीं पे जब क्रिस्टल बनता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस हो गया और ये उसके चारों तरफ इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और इसका ये है, देख रहे हैं बात को,
समझ रहे हैं बात को क्या बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो अपना ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ जब बहुत नज़दीक आएगा ना तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इसमें चला जाएगा, फिर अपना इधर घूम के अपने पास, फिर उसी तरह इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में तो घूमेगा ही, साथ ही साथ ऐसे ऐसे जाते जाते अपना घूमते घूमते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते थोड़ा इधर भी चक्कर लगा लेगा। इस तरीके से क्या होता है, अल्ट्रेशन हो जाता है एनर्जी का। मतलब हम अगर अल्ट्रेशन मतलब समझते हैं ना, हम अपने घर में रह रहे हैं, थोड़ा नहीं मन लग रहा है तो पड़ोसी के घर में गए और चले आए। पड़ोसी का घर मेरा अपना घर नहीं है, लेकिन हम गए अपना कुछ बातचीत करके हम चले आए उसके घर से। कभी पड़ोसी को भी मन नहीं लगा तो पड़ोसी हमारे घर में आ गया, कुछ बातचीत किया। तो इससे क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है ना। हमारा जो विचार है वो जानता है, क्योंकि पड़ोसियों से जब हम मिलते हैं तो जानते हैं कि मेरे मन में क्या है, हम कहते हैं कि नहीं वो एक अच्छा आदमी है। क्यों, उससे बातचीत करके पता चलता है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है ना। तो हम लोग चूँकि इंसान हैं, हम लोग के पास विचार है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी है। ये अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते गया, उधर थोड़ा सा चक्कर लगा के चला आया, उसी तरीके से ये भी गया और इस तरीके से। इससे क्या होता है, एनर्जी का अल्ट्रेशन होता है। मतलब जब अकेले रह रहा होता है ठीक है, अपना एनर्जी मस्ती से डुक 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 घूम रहा है, लेकिन जब इसका पड़ोसी आता है तो मन करता है कि पड़ोसी से मिले, है ना। अब पड़ोसी में अगर सुंदर कन्या हो तो मौका छोड़ना नहीं चाहता है, तो पड़ोसी से मिलने के चक्कर में क्या होता है, ये डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है ना भाई, कि जब हम अकेले पढ़ रहे होते हैं तो अपना सारा मेरा ध्यान पढ़ने पे होता है, लेकिन जब हमारे बगल में कोई बैठ के पढ़ रहा होता है, ये पढ़ रही होती है, तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, सोचते हैं थोड़ा बात करें, है ना। तो हमारा एनर्जी जो होता है उस समय अल्टर करता है एनर्जी। सामने वाले का हम बार बार अगर उसको देखेंगे तो उसका भी एनर्जी अल्टर करेगा, तो इससे एनर्जी का अल्ट्रेशन होता है। तो ये एनर्जी का अल्ट्रेशन का एक तरीका ये हो गया, है ना, कि ओवरलैपिंग होगा। कोवैलेंट बॉन्ड बिल्कुल इस तरीके से बनता है, हाई इसका अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इसमें भी चक्कर लगाया, इसमें भी चक्कर लगाया, तो कहेंगे ना भाई कि इस मोहल्ले में दो लोग रहते हैं, दोनों अलग अलग घर के हैं लेकिन हैं मोहल्ले के दो लोग, इस तरीके से कह सकते हैं। फिर जब बहुत नज़दीक आता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है, इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। और ये इंटरेक्शन के कारण एनर्जी अल्टर करता है। इस इंटरेक्शन के कारण क्या होता है भाई मेरे, एनर्जी अल्टर करता है, अल्ट्रेशन ऑफ एनर्जी होता है ना। और अल्ट्रेशन ऑफ एनर्जी के कारण क्या घटना घटता है आपका, क्या बोले कि अल्ट्रेशन ऑफ एनर्जी के कारण क्या घटना घटता है, एनर्जी बैंड बनता है। अब ये तो समझ में आ गया है कि एटम क्लोज आता है तो किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, ओवरलैपिंग, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक पार्टिकुलर को एलिमेंट लेके, बहुत सारा सिलिकॉन ले सकते हैं, जर्मेनियम ले सकते हैं, इस तरीके से हम ढेर सारे एग्जाम्पल लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे एलिमेंट लेके हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो देखिए, तो ढेर सारे एलिमेंट लेके हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सोडियम को लेके समझेंगे, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जानकारी होना चाहिए। तो उसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको और माइन्यूटली देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से ये सब घटना होने के कारण एनर्जी बैंड बनता है और क्या होता है एनर्जी बैंड, कैसे बनता है एनर्जी बैंड, इस पे चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए इसको। देखिए, तो बात करेंगे हम लोग यहाँ से किस चीज़ का, जो एनर्जी बैंड हम लोग पढ़े उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे बनता है। जैसे जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम किसी का ले सकते हैं, जनरली सोडियम वगैरह के एग्जाम्पल बहुत फेमस है। सोडियम 11, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या लिखते हैं 1s2, है ना, 2s2, 2p6 और क्या 3s1, इस तरीके से लिखते हैं। 2 2 4 और 6 10 और 1 11। अब आप इसको कैसे बनाइएगा, जो बोर मॉडल पढ़ा है उससे इसका एनर्जी लेवल कैसे बनाएंगे। तो देखिए KLM ऐसे हम लोग लिखते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले 1s हो गया, तो इस तरीके से आप बनाइएगा ना। यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्या हो गया 1s, ये क्या हो गया आपका 1s। उसके बाद 2s और 2p। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से थोड़ा दूर पे बनाते हैं इसको, 2s और क्या हो गया 2p। 2s और 2p थोड़ा नज़दीक बनेगा, है ना। और ये शेल एक शेल में होगा, उसके बाद फिर s होगा, 3s होगा। क्या होगा यहाँ पे 3s होगा। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2, इस तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये आप देखिएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन करेंगे,
लेकिन अभी नहीं करेंगे। देखिए तो ये 3s हो गया, 2p हो गया। ये ऐसा करते हैं ना कि एक सेकंड रुकिए। देखिए इस तरीके से क्या देखिएगा यहाँ पे, ये आपका 1s हो गया, ये क्या हो गया 1s, ये क्या हो गया 2s, 2p थोड़ा नज़दीक बनाते हैं, और ये क्या हो गया 3s, है ना। इलेक्ट्रॉन का संख्या तो आपको पता है ही, कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा है। तो देखिए होगा क्या ना यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 1, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये बनाए आइसोलेटेड एटम के लिए, जो भी इलेक्ट्रॉन बनाएंगे आइसोलेटेड है। ये जो एनर्जी लेवल, देखिए क्या है, तो जैसे यहाँ पे 3s हो गया। अब क्या, ये तो हम बताए आइसोलेटेड में, आइसोलेटेड में ये ऐसे इस तरीके से बताया ना कि इस तरीके से शार्पली डिफाइंड एनर्जी कब होता है आइसोलेटेड में। लेकिन जब क्रिस्टल बनता है तो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है तो इसका एनर्जी ये पतला वाला लाइन से आपको नहीं मिलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन 3s में पाया जा रहा है उसका एनर्जी अल्टर होगा, घट सकता है, ये क्या हो सकता है बढ़ सकता है। तो ये जो है ना ये छिटकेगा, फैलेगा। कैसे फैलता है जो देखिए यहाँ से इस तरीके से, छिटकेगा भाई। कैसे, अब कहिए क्यों छिटक गया, क्योंकि 3s में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इंटरेक्ट करने के लिए इसका पड़ोसी होगा ना, दूसरा सोडियम होगा, इसका पड़ोसी होगा। हो सकता है इसके आगे पीछे इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो, इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, 10 इधर हो 10 इधर हो, इसके आगे पीछे 10 20, इसके आगे 10 हो, इसके पीछे 9 हो। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। मतलब कोई भी दो जो होगा उसको आप सेम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, सबका जैसे मान लीजिए कि एक सोडियम है, इसके आगे 15 सोडियम, इसके पीछे 10 सोडियम है, उसके आगे वाला सोडियम क्या होगा, उसके आगे 14 सोडियम होगा, इधर 11 सोडियम होगा। तो इस तरीके से क्या घटना घटेगा कि हर एक का पड़ोसी जो है ना वो अलग अलग है। अब पड़ोसी अलग अलग है तो इंटरेक्ट करने का तरीका अलग अलग होगा, है ना। तो सबका अपना अपना यूनिक पोजीशन, यूनिक एनर्जी होगा जिससे वो इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका जो 3s में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो ये शार्पली डिफाइंड एनर्जी से नहीं, इसका एनर्जी फैलेगा, स्कैटर करेगा। और क्या होगा, जैसे मान लीजिए, अब कहिएगा कि जब स्कैटर करेगा तो भी इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ढेर सारा ऐसे ऐसे लाइन दिखाई देगा। जो आप एनर्जी को डिफाइन किए थे शार्पली डिफाइंड लाइन से, वो नहीं इस तरीके से पट्टी नुमा बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा, पट्टी नुमा बन जाएगा। तो ये हो गया क्या 3s का। उसी तरीके से जैसे आप देखते हैं ना भाई, ये हो गया 1 2 इस तरीके से। तो आउटर वाला तो अब बना दिए, ये आउटर वाला 3s वाला का तो बना दिए। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इसी का होगा क्योंकि ये बाहर है, ये जल्दी इंटरेक्ट करेगा। अंदर वाला भी इंटरेक्ट करेगा लेकिन कम करेगा, इसीलिए इसका भी अल्ट्रेशन हम दिखाएंगे, लेकिन इसका भी अल्ट्रेशन हम क्या करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा क्या करेंगे, छोटे रूप में दिखाएंगे। अल्ट्रेशन तो होगा एनर्जी का, ये भी इंटरेक्ट करेगा, लेकिन चूंकि ये अपने न्यूक्लियस के थोड़ा नज़दीक है इसीलिए इसका अल्ट्रेशन एनर्जी का थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। उसी तरीके से इसका थोड़ा और कम होगा, इसका क्या होगा, थोड़ा और कम होगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो बना रहे बहुत पतला पतला लाइन है, जो शायद आपको उतना पतला दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये क्या, इसका कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, कम ना के बराबर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है। तो ये दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होता है। अब कहिएगा ये लाइन का संख्या कितना होगा, तो ये जो होगा ना, ये लाइन जो होगा लगभग 1 मोल सोडियम अगर आप लेते हैं तो 1 मोल सोडियम में कितना एटम होता है, 10⁻23। तो ये लाइन जो होगा ना 10⁻23 लाइन्स होगा, क्योंकि इसको इंटरेक्ट करना, ये 10⁻23 तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। सबका अपना अपना यूनिक पोजिशनिंग है, सबके आगे पीछे सबका पड़ोसी अलग अलग है, तो इंट्रैक्शन अलग अलग होगा। तो 10⁻23 लाइन्स बन सकता है। और ये जो गैप होता है ना एनर्जी का, ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना लाइन्स होता है, 10⁻23 लाइन्स होगा लगभग। ऐसे 6 × 10⁻23 मानते हैं हम, लेकिन लगभग कितना लाइन होगा, 10⁻23 लाइन्स। और ये जो 10⁻23 लाइन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि ये जो आप 10⁻23 लाइन्स यहाँ पे देख रहे हैं भाई मेरे, है ना। तो अब सोचिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻23 लाइन्स, ये लाइन है, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसी तरीके से बहुत पतला पतला, मतलब बहुत फाइन लाइन्स होता है ना। और ये 10⁻23 लाइन जो होता है, तो सोचिए एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का एनर्जी गैप कितना होगा, 1/10⁻23। मतलब कहेंगे ईच लाइन
हैज़ एनर्जी ऑफ, कितना एनर्जी होगा उसका, क्या एनर्जी लिख सकते हैं हम लोग, एनर्जी गैप ऑफ, कितना एनर्जी गैप होगा एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में, 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। और ये लाइन, ये जो 10⁻⁻23 आप देख रहे हैं ना, ये जो सब लाइन होगा, these क्लोजली पैक्ड लाइन्स, आप कह सकते हैं ना कि यही जो क्लोजली पैक्ड लाइन है, क्या कहिएगा, यही जो क्लोजली पैक्ड लाइन्स है, दीज क्लोजली पैक्ड लाइन, यानी ये जो क्लोजली पैक्ड लाइन्स है ना, अपीयर्स एज एनर्जी बैंड, यही किस रूप में आपको दिखाई देता है, अपीयर्स एज एनर्जी बैंड, अपीयर्स एज एनर्जी बैंड, ये किस रूप में आपको दिखाई देता है भाई, एनर्जी बैंड के रूप में आपको दिखाई देता है, किस रूप में दिखाई देता है आपको, ये एनर्जी बैंड के रूप में दिखाई देता है, समझे बात को। तो ये आपको किस रूप में दिखाई देता है, एनर्जी बैंड के रूप में, यही जो आप देख रहे हैं ना, ये बैंड बन गया। अब ये बैंड सबसे चौड़ा यहाँ पे है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन का प्रभाव बाहरी इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, जो आपका इसमें लाई कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी पे पड़ेगा, है ना। तो ये जो होगा, अब यहाँ भी बन रहा है एनर्जी बैंड, यहाँ भी बन रहा है एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड क्यों बनता है, क्योंकि जब क्रिस्टल बनता है तो इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन होता है तो जो एनर्जी है ना वो शार्पली डिफाइंड लाइन से नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करने के लिए ढेर सारा पड़ोसी मिलता है, लगभग उसका संभावना होता है, एक मोल का बात करिएगा तो 10⁻23 एटम, यानी 10⁻23 लाइन्स हो सकता है बाहरी वाले के लिए। तो एक लाइन और दूसरे लाइन का एनर्जी गैप क्या होगा, 10⁻⁻23, यानी 10⁻⁻23 इस गैप पे बहुत सारा लाइन होगा। तो ये जो आप देखते हैं ना, यही आपको बैंड के रूप में दिखाई देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड। और यही कॉन्सेप्ट है किसका, एनर्जी बैंड के फॉर्मेशन का, है ना। और ये जो स्प्रेड, जो क्या बोले लिखेंगे, यही जो फैला हुआ एनर्जी लेवल है, यही कह सकते हैं दीज क्लोजली पैक्ड लाइंस अपीयर्स एज एनर्जी बैंड, यही एनर्जी बैंड के रूप में आपको क्या होता है, दिखाई देता है। तो लिखेंगे सीधे सीधे कि जब क्रिस्टल बनता है तो एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, न्यूक्लियस के साथ करता है, ओवरलैपिंग होता है, इस कारण से एनर्जी अल्टर होता है, और ये एक शार्पली डिफाइंड लाइन के रूप में ना मिलके फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है, और यही जो स्प्रेडेड फॉर्म होता है, दिस अपीयर एज एनर्जी बैंड, इसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। अब कहिएगा क्या सब में एनर्जी बैंड ऐसा ही बनता होगा, तो नहीं। देखिए बात करेंगे ना, जैसे आप बात करिएगा सोडियम का, तो सोडियम का बाहर वाला में 3s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन है एक, ये हाफ फील्ड है, फुल्ली फील्ड तो है नहीं। तो ये जो हम पूरा बना दिए भर के, ये पूरा नहीं बनाते हैं, ये तो मतलब दिखाने के लिए बनाए, लेकिन ये अगर मैग्नीशियम का बनाते ना तो ऐसा बन सकता था, लेकिन सोडियम का ऐसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सोडियम में ये पूरे में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सोडियम में आधे में इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये काम जब हम सोडियम के लिए करेंगे तो और अच्छे से हम इसको बनाएंगे, पहले आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सोडियम का जो अच्छा होता है ना, मतलब जो क्या बोले 100% सही, ऐसा ये गलत नहीं है, मतलब ये हम बताए हैं कि इस तरीके से एनर्जी ऐसे ना मिलकर इस तरीके से फैल जाता है, ये एक लाइन से एनर्जी ना मिलकर ढेर सारा लाइन से फैला हुआ एनर्जी मिलता है, और यही फैला हुआ एनर्जी जो होता है वो आपका एनर्जी बैंड के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम बताएंगे कि एक्चुअली में सोडियम में लाइन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, और यहां से यह भी पता चलेगा कि एनर्जी बैंड कितने टाइप का होता है। नोट करिए इसको। देखिए तो क्या देखिएगा आप यहां से, देखिए सोडियम का ही बनाए थे ना, तो क्या होगा सोडियम का 1s वाला, ठीक है, 1s के बाद हम लोग क्या देखेंगे 2s 2p और क्या 3s, देख लिए हम लोग, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1 वाला, ठीक है, लिख दिया हम यहाँ से। अब क्या है कि यहाँ पे जब आप अल्ट्रेशन देखिएगा ना, अरे देखिए क्या होगा, ये जो होगा इस तरीके से जब अल्ट्रेशन होगा तो
ये जो देख रहे हैं ना यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम है ना, सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होगा। ये हम जितना नज़दीक नज़दीक लाइन बना रहे इससे और नज़दीक नज़दीक होगा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है उतना पतला पतला बनाना, इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं। देखिए ये आधा फील्ड है तो हम आधा ही दिखाए हैं। ये एनर्जी का गैप जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो है यहाँ पे, ठीक है, आधा फील्ड हो गया, ये हो गया ना। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, इस तरीके से ये पूरा आपको पता है ना कि 2p पूरा भरा हुआ होता है, 2p6 होता है, तो 2p6 होता है तो पूरा भरा हुआ रहता है 2p6। तो जब ये पूरा भरा हुआ रहेगा 2p6 तो ठीक है, चलिए 2p6 पूरा भर दिए हम, ठीक है। 2p6 जब हम पूरा भर दिए, इसके बाद देखिए क्या होगा कि ये भी है हमारा नीचे, क्या है हमारा 2s, इसका भी इंट्रैक्शन होगा। धीरे धीरे एनर्जी लेवल को हम पतला करते जा रहे हैं, एनर्जी लेवल को हम क्या करते जा रहे हैं, पतला करते जा रहे हैं। देखिए तो क्या होगा यहाँ पे भाई, तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें तो कोई इंट्रैक्शन हुआ नहीं है, कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो यही जो है ना, यही फैला हुआ जो दिख रहा है यही एनर्जी बैंड है, इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है तो एनर्जी बैंड आपका क्या होगा, नहीं बनेगा। अब इसको देखिए, बेसिकली ये सब तो पूरा भरा हुआ ही रहेगा अंदर, तो ये पूरा ये हमको यहाँ देखना है, क्योंकि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना वो आपका आउटर ऑर्बिट में पाया जाता है, बाहर वाले में, सबसे आउटर वाले में, बाहर वाले में, इनर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो आपका अब दिखाई दिए इनर में क्या घटना घटता है, बनता सब में, अल्ट्रेशन का ऑफ एनर्जी सब में होता है, लेकिन इसमें आप क्या देखिएगा, यहाँ से क्या देखिएगा कि ये इससे कोई मतलब हमको फिलहाल नहीं है, ये अपना स्प्रेड किया एनर्जी के रूप में, बैंड बना, बैंड तो बनेगा ही, लेकिन अब हम लोग एनर्जी बैंड को जब क्लासीफाई करेंगे तो देखिए इस यहाँ पे देखिए ये सोडियम है, आधा भरा हुआ है, आधा क्या है, खाली है ना। तो ये जो है जो भरा हुआ है ये वैलेंस बैंड कहलाता है, ये क्या कहलाता है, वीबी मतलब वैलेंस बैंड, और ये जो खाली है ना ये कंडक्शन बैंड है। और याद रखिएगा ऐसा नहीं कि कंडक्शन बैंड खाली होता है, ये कभी मत सोचिएगा कि कंडक्शन बैंड आपका खाली होता है, जी नहीं, कंडक्शन बैंड खाली नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे खाली है, दूसरा एलिमेंट लीजिएगा तो हो सकता है भरा हुआ होगा, हो सकता है क्या होगा आपका, भरा हुआ होगा। तो ये वैलेंस बैंड हो गया और ये क्या हो गया आपका, कंडक्शन बैंड हो गया। ये वैलेंस बैंड और ये क्या हो गया आपका, कंडक्शन बैंड हो गया। तो कंडक्शन बैंड यहाँ खाली है, हर हमेशा खाली हुए जरूरी नहीं। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, तो कहेंगे वैलेंस बैंड वो सीरीज ऑफ एनर्जी लाइंस कंटेन करता है, ये एनर्जी लाइन का वो सीरीज है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी बैंड है, ये फुल्ली फिल्ड हो सकता है, पार्शियली फिल्ड हो सकता है, या खाली हो सकता है, ये डिपेंड करेगा एलिमेंट पे। तो जो बैंड थ्योरी है ना, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। मैग्नीशियम के लिए बनाएंगे तो अलग तरीके से बनेगा। तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, अभी आपको बस मतलब आप जिस लेवल पे हैं 12th क्लास में, उस लेवल पे आपको यही जानना है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम जर्मेनियम का एग्जाम्पल ले लेंगे तो अलग हो सकता है कि पूरा भरे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, ये आधा फील्ड है और आधा खाली है। तो ये जो सीरीज है जिसमें वैलेंस यही ना पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, इसमें तो होगा नहीं, तो खाली पड़ा हुआ है 3s का एक मतलब एक खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। तो जो वो सीरीज ऑफ शार्प लाइंस जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के ऊपर इसका भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन एनर्जी लेवल तो होगा ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ है और ये आधा भरा हुआ है, लेकिन हम लोग बनाएं तो एनर्जी लेवल तो है, इलेक्ट्रॉन भले ही नहीं है लेकिन एनर्जी लेवल तो है। तो कहेंगे कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कहेंगे वैलेंस बैंड के ऊपर का एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड के ऊपर का एनर्जी लेवल क्या कहलाता है आपका, कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो अब हम लोग को देखना है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो कहेंगे वीबी क्या है आपका, तो कहेंगे वीबी आपका वैलेंस बैंड है। वीबी क्या है भाई आपका, तो कहेंगे वीबी वैलेंस बैंड है। और सीबी क्या है आपका, कंडक्शन बैंड है। सीबी क्या हो गया आपका, कंडक्शन बैंड। अब हमको यही देखना है, ये समझ लीजिए कि एनर्जी बैंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिए हैं, वैलेंस बैंड और क्या, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कि वैलेंस बैंड देख ही चुके हैं,
बहुत सारा चीज़ तो बता दिए, बस इसको हम लिखेंगे एक चार्ट बना के, एक तरफ वैलेंस बैंड, एक तरफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, देखिए इसको पहले आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब हम लोग देखेंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। क्या है आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड? तो देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि वैलेंस बैंड क्या है। तो लिखेंगे वैलेंस बैंड के बारे में, क्या लिखेंगे वैलेंस बैंड के बारे में कि ये किसके द्वारा बनाया जाता है। तो लिखेंगे फॉर्म्ड बाई ए सीरीज। किस सीरीज के द्वारा बनाया जाता है बताए ना, जो लाइन देख रहे हैं हम लोग वो क्या है। तो लिखेंगे फॉर्म्ड बाई ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स, formed by a series of energy levels, है ना, formed by a series of energy levels containing, क्या कंटेन करता है, containing वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कंटेन करेगा वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या देखिएगा कि इसमें क्या है, ये क्या है। तो लिखेंगे द अपर एनर्जी लेवल एवं वैलेंस बैंड, उसके ऊपर का द अपर एनर्जी लेवल। क्या कहेंगे यहाँ पे हम कि द अपर एनर्जी लेवल है ना, द अपर एनर्जी लेवल एवं वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए पता है हम वैलेंस बैंड के बारे में क्या कहते हैं कि 0 केल्विन पे ये जो बैंड होता है, इस बैंड के बारे में क्या कहिएगा कि एट 0 केल्विन है ना, एट 0 केल्विन दिस बैंड, 0 केल्विन पे ये जो बैंड होता है एट 0 केल्विन दिस बैंड इज ऑलवेज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। 0 केल्विन पे ये बैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन से क्या होता है आपका भरा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा में क्या लिखिएगा यहाँ पे, इसमें क्या लिखेंगे कि ये बैंड जो होता है आपका पार्शियली फिल्ड होगा। इसको क्या कहते हैं, पार्शियली फिल्ड और इम्पटी एट 0 केल्विन। 0 केल्विन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हायर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और वो जंप करके जा सकता है उसके पास, इसलिए 0 केल्विन पे लिख रहे हैं कि पार्शियली फिल्ड होगा या फिर क्या होगा आपका वो इम्पटी होगा 0 केल्विन पे। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये इस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेवार नहीं होता है। मतलब जो करंट बहता है तो कंडक्टिविटी के प्रॉपर्टी के लिए इसका इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार नहीं होता है। ठीक है ना, तो लिखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बैंड हैज़ नो रोल इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में उसका कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें जो पाया जाता है उसका कोई भी रोल क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो पाया जाता है उसका, लेकिन इसमें क्या कहेंगे, लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बैंड, इस बैंड का है ना, दिस बैंड प्ले रोल इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में वो रोल प्ले करता है। एंड टर्म्ड एज, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही जो है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। होता क्या एक्चुअली में, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है, इसलिए हम 0 केल्विन लिखते हैं। इसलिए 0 केल्विन लिखते हैं ताकि 0 केल्विन पे नॉर्मल बात होता है, मतलब वहाँ पे एनर्जी जंप कर जो होता है जंप करके वो नहीं जाता है। 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या होता है, जाता है। इसीलिए वैलेंस बैंड जो होता है ना, वैलेंस बैंड को हम लोग कहते हैं बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इसको बाहर से एनर्जी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब इसको कहते हैं ना कि दिस इज़ द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी।
इसके पास इसको ये बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे, दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, ये बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी है। इसको बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो होता है आपका, इसको कहते हैं दिस इज इम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। क्या लिखते हैं, दिस इज इम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। इसको बाहर, ये भूखा है एकदम, प्यासा है, इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी ले लेगा। दिस इज द इम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। ये क्या है, इम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी है ना। इसमें एनर्जी, इसको बाहर, ये बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करेगा, लेकिन ये गेन नहीं करेगा। ये एनर्जी देंगे, जंप करके इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, और इसमें जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा वही करंट बहाने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेवार होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, वैलेंस बैंड, और कौन सा बैंड देख लिए, कंडक्शन बैंड। अब क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड थ्योरी मटेरियल के टाइप को डिसाइड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, ये बैंड थ्योरी डिसाइड करता है। तो बैंड थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्या, कि बैंड थ्योरी के आधार पे हम लोग मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं कि वो वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, या फिर सेमी कंडक्टर है। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को पढ़ना होता है, जिसका नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी बस हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि एनर्जी लेवल में बैलेंस बैंड का एनर्जी कम और कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज़्यादा, मतलब वो एनर्जी बनाएंगे तो बैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल नीचे होगा और कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल क्या होगा, ऊपर होगा। उसके आधार पे हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे, उसके आधार पे मटेरियल को हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।